नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास पोलैंड का अपडेट है। पोलैंड का अपडेट दो प्रकार से है। पहला अपडेट कि जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस में है उनका क्या है, और दूसरा ये है कि कई लोगों के मन में एक शंका हो रही है कि अभी जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पहला अपडेट है पहले मैं वो शेयर करता हूँ मैं, उसके बाद मैं रशिया और यूक्रेन के वॉर का अपडेट करता हूँ मैं। दोस्तों, अभी हमारे पास में जिन लोगों का वर्क परमिट जारी हो गया था, वर्क परमिट हमें रिसीव हो गए थे, और उन लोगों का जिनका वर्क परमिट 2021 में आया था, उन सभी लोगों के वर्क परमिट हमें रिवाइज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2021 में सैलरी अलग थी, 2022 में सैलरी अलग हुई है, और अभी नए वर्क परमिट पर सैलरी आना शुरू हो गई है। सो जो 2021 में वर्क परमिट आए थे, भले उनकी हार्ड कॉपी भी आ गई थी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, अपॉइंटमेंट्स भी हुए थे, लेकिन सभी का वर्क परमिट हमें रिन्यू करना पड़ रहा। रिन्यू इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि अभी वीएफएस में कई ऐसे एग्जाम्पल हुए जिसमें से पुराने वर्क परमिट की वजह से कुछ लोगों का, कुछ क्या जितने लोगों का था सबका रिफ्यूजल्स हुआ। जिनका री अपील हमने जनवरी में किया था, लेकिन जिनका दिसंबर में हो गया था उनका कंफर्म हो गया था। सो दोस्तों, जिनका दिसंबर में किया था हमने, दिसंबर महीने में जो हमारे कैंडिडेट फिलाई किए थे, वो आप लोगों ने देखा भी था कि दिसंबर में हमारा स्टैंपिंग हुआ था, लेकिन जनवरी और फरवरी में कोई स्टैंपिंग नहीं हुआ। जबकि हमारे पास में हार्ड कॉपी, सभी लोगों की हार्ड कॉपी नवंबर में भी आई थी और दिसंबर में भी आई थी। सो दोस्तों, नवंबर दिसंबर में हार्ड कॉपी आने के बावजूद भी हम इसमें उनको अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। रीज़न था, पहले अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था, और उसके बाद में दूसरा रीज़न यह है कि जब हमने 4 लोगों का री अपील किया तो री अपील करने पर उनका रिफ्यूजल हुआ था। हालांकि ये कैंडिडेट्स हमारे नहीं थे, ये दूसरे पार्टनर के कैंडिडेट थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका उस अपॉइंटमेंट होने वाला था, लेकिन जब हमने री अपील का स्टेटस देखा तो पता चला कि 4 कैंडिडेट थे, चारों कैंडिडेट 2 बार री अपील में रिफ्यूज हुए। रिफ्यूज होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उनकी जो वर्क परमिट पर सैलरी मेंशन थी वो पुरानी मेंशन थी। अभी नई जो सैलरी है वो सही मीन्स जो रिवाइज हुई है सैलरी 3010 से ज़्यादा, वही सैलरी अभी मान्य हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स के वर्क परमिट इश्यू हो गए थे वो हमें री इश्यू करवाने पड़ रहे हैं विद न्यू सैलरी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसी के हिसाब से, और जिन लोगों का वर्क परमिट अप्लाइड था और जिनका वर्क परमिट अभी आने वाला है, कुछ लोगों का वर्क परमिट फरवरी में अप्रूव हो चुका है, उनका हमें रिसीव होने वाला है, और कुछ का भी होने वाला है। तो जो हो चुके हैं उनका डायरेक्टली न्यू टर्म्स एंड कंडीशन से ही आएगा, बट जो पुराने थे उनको सबको रिवाइज करना पड़ा। सो दोस्तों, जिन लोगों का वर्क परमिट अप्लाई हो गया था, अप्लाई होने के बाद में रिसीव हुआ नहीं हुआ, उन सभी लोगों का काम 100% कन्फर्म है। अब कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका मिस अप्लाई हुआ है लेकिन वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो पाया था, कन्फर्मेशन हो गया था, वर्क परमिट अप्लाई नहीं हुआ था। जिनका सबमिशन स्लिप आया था वो भी कन्फर्म है, जिनका सिर्फ ऑफर लेटर आया था उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोफाइल्स में थोड़ा सा समय और लग रहा है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमारे 13 लोगों का वर्क परमिट रिवाइज्ड होने वाला है, 13 लोगों का, 2 बैच हैं, पहला बैच और तीसरा बैच, दोनों बैच के टोटल 13 लोग हैं। 13 लोगों का जो वर्क परमिट और सभी डॉक्यूमेंट रिवाइज होने वाले, सभी डॉक्यूमेंट मतलब वर्क परमिट जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ना, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स रिवाइज होने वाले हैं, इसमें से रेशियो आप खुद निकाल लेंगे कि 13 लोगों में से सिर्फ 3 लोग हैं जो मुंबई से हैं, बाकी 10 लोग हैं वो दिल्ली से हैं। तो दिल्ली का रेशियो एक्चुअली टोटल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा था। हमारे पास में टोटल जो एप्लीकेशंस हैं जितने भी पोलैंड के लिए जिनका अभी प्रोसेस होने वाला है, वो मोर देन 46 है। अभी जो एक्टिव है 46 जिनका प्रोसेस में है, 46 में से अगर हम देखें मुंबई के लिए, तो मुंबई के लिए हार्डली 13 या 14 लोग होंगे, बाकी सभी लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं। अब नॉर्थ इंडिया का रेशियो कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर कंपनी है जहाँ पर काम करने वाले हैं, उनका एक उद्देश्य ये हो रहा है कि बंदे आना चाहिए, सिर्फ वेटिंग नहीं होना चाहिए। और मीन्स अपना दिल्ली और कोलकाता में वीएफएस में अपॉइंटमेंट्स में भी बहुत इशू हुए थे। हालांकि अभी कोलकाता के अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा कि अभी रेशियो मेंटेन कर करके होगा। जैसे अभी लगभग मेरे ख्याल से 8 लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका अभी प्रोसेस में होना बाकी है, और उन 8 लोगों का अभी जैसे यहाँ पर मुंबई के जो नंबर्स मैच होंगे उसके हिसाब से ही प्रोसेस होगा। तो अभी हम आज एक बार और अपडेट्स लेने वाले हैं, फिर हम इंडिविजुअली उन लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि आगे के प्रोसेस में कितना समय
और लग सकता है। दोस्तों जिनका प्रोसेस में उनका काम 100% होगा और जिनका अभी कंफर्मेशन है उनका भी 100% होगा, लेकिन समय थोड़ा बढ़ेगा अगर वो दिल्ली और कोलकाता वीएफएस के लिए हैं तो। अगर मुंबई के हैं तो समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर दिल्ली वीएफएस या कोलकाता वीएफएस के हैं तो समय और भी लगेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर की तरफ से समय लग रहा है वो तो लगेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम उनको फॉलोअप्स ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि रेशियो वाली बात रहती है। अभी हमारा जो दिल्ली वीएफएस से जो फ्लाई हुए सिर्फ एक ही कैंडिडेट फ्लाई हुआ जिसका दिल्ली वीएफएस हुआ था, हमने कोलकाता में अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन बाद में दिल्ली हुआ था। बाकी अभी जितने लोग भी हैं सब मुंबई वीएफएस से हुए। तो हमारा जो अल्टीमेटली गोल है हमारा और कैंडिडेट का सभी का वही है कि वीएफएस में अपॉइंटमेंट होने के बाद वीज़ा स्टैंपिंग होना चाहिए। सो अभी ये जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वर्क परमिट का इश्यू होना क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि हमें सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है, क्वांटिटी को भी मेंटेन करना है और जो रेशियो है रेशियो को मेंटेन करना है। इसलिए अभी जिन लोगों का अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ उनके लिए हम आज और एक बार क्लाइंट कंपनी से फॉलोअप लेंगे, फिर उनको 1-2 दिन में या हो सकता है मंडे तक हम सामने से अपडेट करेंगे कि क्या स्टेटस है। लेकिन काम होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब सेकेंड बात यह है कि सेकेंड बात में जो यूक्रेन और रशिया के वॉर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको अपडेट करता हूं। मैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो पोलैंड है, पोलैंड शेंगन एरिया में आता है। शेंगन एरिया में टोटल 26 देश हैं। अब यदि अभी इतने दिनों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी किसी भी शेंगन कंट्री ने रशिया का साथ नहीं दिया, ना यूक्रेन का साथ दिया, वो लड़ाई में नहीं उतरे। उसका रीज़न है कि जब तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक कोई इसमें एक्टिविटी नहीं लेगा, एक्टिव नहीं होगा। पॉइंट ये है कि 26 देशों की यूनिटी है और यूनिटी होने की वजह से अगर कुछ भी होगा तो सभी के सभी उसमें एकजुट हो जाएंगे और सबका मुकाबला एक साथ करेंगे। सो पॉइंट ये कि अभी वॉर होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें असर क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको अपडेट करता हूं। मैं दोस्तों अभी जैसे यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं वो लोग ऑब्वियसली इस आसपास के बॉर्डर में किसी दूसरे देश में जाएंगे। जब दूसरे देश में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ जाएगा। अब ये असर जैसे अपने पड़ोसी देश में वो गए, वहाँ पर पड़ोसी देश में जाने के बाद उनको वहाँ पर जो रोजगार रहेंगे उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अभी देखा जाए तो जो अदर कंट्रीज हैं जो शेंगन में नहीं है उनके ऊपर रोजगार का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और शेंगन एरिया में भी रोजगार का असर पड़ेगा। मीन्स जो बेरोजगार लोग वो भले किसी भी नेशनलिटी के हों, यूक्रेन में हों, और यूक्रेन से वो अगर दूसरे देशों में जाते हैं ना तो ऑब्वियसली आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वहाँ पर जो करंट जॉब्स होंगी उनके ऊपर 100% असर पड़ने वाला है। तो ये मान लीजिए जैसे 100 वैकेंसी है तो 100 में से 10, 20, 30% वैकेंसी कम हो जाएंगी, लेकिन वीज़ा निकलना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इसका एक एग्जांपल है, अभी हमारे पास में दो लोगों का वर्क परमिट आया हुआ, ये एक उसका उदाहरण है। सो दोस्तों पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, वीज़ा प्रोसेसिंग भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इंडिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, पोलैंड में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट पड़ सकता है तो सिर्फ जॉब्स के ऊपर पड़ सकता है। अगर 20 की क्वांटिटी है तो हो सकता है कि 10 की क्वांटिटी ही रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वीज़ा निकलना बंद नहीं होगा और जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो भी बंद नहीं होगी। ये मेरा अनुमान है। आप भी इसमें एक प्रकार से लॉजिक लगा के सोच सकते हैं कि जो चीज़ें अभी घटित हो रही हैं उसके हिसाब से आगे क्या हो सकता है। पॉइंट ये है कि अभी जिनका डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोसेस में है, अगर कुछ अफेक्ट होने का होता तो वर्क परमिट इश्यू नहीं होता। अब इसमें पॉइंट ये है कि जिनका वीज़ा लग जाएगा, कुछ लोग बोलते नहीं वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता, जिनका वीज़ा प्रोसेस में वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है शेंगन के किसी भी एरिया में वो जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई आशंका नहीं है कि शेंगन एरिया में इसका वॉर का बहुत ज़्यादा खतरनाक असर पड़ेगा, लेकिन रोजगार के ऊपर असर ज़रूर पड़ने वाला है। ये डेफिनेटली 10-20% जॉब्स के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग दूसरे देशों में जाएंगे उनको रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा और वो जो करंट में जॉब्स होंगी वो कम हो जाएंगी, थोड़ी क्वांटिटी तो कम हो जाएगी। सो दोस्तों ये अपडेट था। अभी दोनों अपडेट क्लियर है कि वॉर का पोलैंड के ऊपर तो फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला, और अभी दूसरी कंट्रीज का हम अभी वर्क स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी इस टाइम पर जो एक्टिव है उसी की बात करेंगे। और बाकी जो जिनके वर्क परमिट आने वाले हैं उनके ऊपर मैं आपको अपडेट सामने से करूंगा। प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, समय थोड़ा लग सकता है, और खासतौर से कंस्ट्रक्शन मशरूम के लिए थोड़ा समय, अगर नॉर्थ इंडिया के हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और अगर मुंबई के हैं तो डेफिनेटली उसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। जो समय कहा गया उसी समय के हिसाब से उनका काम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।